नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। आज की इस क्लास में हम सभी जैक बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 1 जो जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह मॉडल पेपर जो सो ऑफिशियल है दोस्तों। मॉडल पेपर जो सो ऑफिशियल है, जैक बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है और इनके कंप्लीट MCQ प्रश्नों को हम सभी ने पिछले क्लास में देख लिया था। और आज की इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि सेक्शन बी, सी और सेक्शन डी की इन सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं, क्योंकि सारे प्रश्न जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि सभी MCQ प्रश्नों को हम सभी ने पिछले क्लास में देख लिए थे। देखिए सेक्शन बी में आपका पूछा गया है खंड ख में राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 में वीएन सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से दोस्तों। प्यारे साथियों, सेक्शन बी जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 31 में, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, तो राष्ट्रवाद वह भावना है जिसके अंतर्गत जो सो लोग अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और गर्व महसूस करते हैं। इसमें एक साझा इतिहास, संस्कृति, भाषा, परंपराओं के आधार पर राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होती है। राष्ट्रवाद लोगों को देश की स्वतंत्रता और विकास के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 32, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है सो चांसलर मेटरनिख ने किया था 1815 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। तो देखिए वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में मेजबानी जो है सो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। इस सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन युद्ध के बाद यूरोप में राजनीतिक स्थिरता स्थापित करना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो जैविक युद्ध से क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो जैविक युद्ध वह युद्ध है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, अन्य रोगजनक सूक्ष्म जीवों का उपयोग शत्रु देश की जनसंख्या, पशुओं, फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। तो उसे क्या बोलते हैं, जैविक युद्ध। स्पेनिंग जेनी क्या थी। अगला प्रश्न आता है स्पेनिंग जेनी क्या थी। तो यह एक प्रकार का मशीन है दोस्तों, ठीक है, जिससे जो सो वस्त्र बनाए जाते हैं। देखिए स्पेनिंग जेनी एक मशीन थी जिसका आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। इसकी सहायता से एक साथ कई धागे काटे जा सकते हैं, जिससे वस्त्र उद्योग में उत्पादन तेजी से बढ़ा। यह जो सो धागे काटने की जो सो मशीन है दोस्तों, इससे वस्त्र बनाने में सहायता मिलती है, क्योंकि धागे का निर्माण आसानी से हो जाता है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 35, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जिनसे एक से अधिक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे सिंचाई हो गया, विद्युत उत्पादन हो गया, बाढ़ नियंत्रण हो गया, पेयजल की आपूर्ति हो गया। उदाहरण भाखड़ा नंगाल परियोजना। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 36 में, जनसंचार क्या है। तो जनसंचार वह माध्यम है जिससे सूचना, विचारों को, समाचार बड़ी संख्या में लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो जनसंचार वह माध्यम है जिसके द्वारा सूचना, विचार और समाचार बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। किसकी सहायता से, जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, समाचार पत्र हो गया और इंटरनेट। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 37, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। तो लैंगिक असमानता जो सो किसे कहते हैं, जब महिला और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उनके अधिकारों पर भेदभाव किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक असमानता। देखिए उत्तर में, जब समाज में पुरुष और महिला के बीच अधिकारों, अवसरों, शिक्षा, रोजगार और वेतन में भेदभाव किया जाता है, तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 38, मनरेगा का पूरा नाम क्या है। तो मनरेगा का पूरा नाम क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है दोस्तों। और ये सारे प्रश्न जो कि 31 से 38 तक देखें, टोटल 8 प्रश्न है। इनमें से किन्हीं आप सभी को जो सो 6 प्रश्नों का उत्तर लिखना है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। और सभी प्रश्न 2-2 नंबर का होगा सेक्शन बी का। अगला सेक्शन आता है खंड सी, सेक्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर जो सो संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो उत्तर को चलिए देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो सो कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ। जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर जो सो गोलियां चलाई गई, गोलियां बरसाए जाने लगा, जिससे कई लोग जो सो सैकड़ों लोग
मर गए। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी। आगे देखिए, वार्नक्यूलर एक्ट पर टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया वार्नक्यूलर एक्ट पर जो है सो टिप्पणी लिखना है। उत्तर, वार्नक्यूलर प्रेस एक्ट जो है सो 1878 में लागू किया गया था। तो यह कब लागू किया गया था? तो 1878 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया ताकि वे ब्रिटिश सरकार की आलोचना ना कर सके। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 41, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर लिखें। तो वनस्पति जगत में पेड़ पौधे शामिल होते हैं, ठीक है दोस्तों, पेड़ पौधे शामिल होते हैं, और प्राणी जगत में जीव जंतु मनुष्य सभी जो है सो शामिल होते हैं। तो वनस्पति जगत में सभी प्रकार के पौधे शामिल होते हैं, जबकि प्राणी जगत में सभी प्रकार के जीव जंतु आते हैं। पौधे अपना भोजन जो है सो स्वयं बनाते हैं, जबकि जीव जंतु यानी प्राणी जो होता है सो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार से आप सभी को जो सो आंसर लिखना है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 42, मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है? तो मोटे अनाज वे अनाज हैं जिनमें रेशा अधिक होता है, जिनमें रेशा अधिक पाया जाता है वे मोटे अनाज होते हैं। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए भी जो सो लाभदायक होते हैं। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करें। तो प्राकृतिक गैस जो प्रकृति से प्राप्त है दोस्तों उसे प्राकृतिक गैस बोलेंगे। भूमिगत से प्राप्त उसे क्या बोलेंगे? प्रकृति से, भूमि से प्राप्त उन सभी को प्राकृतिक गैस बोलेंगे। और जो बनाया जाता है मानव के द्वारा बायोगैस, गोबर या जैविक कचरे के माध्यम से, तो इसे क्या बोलेंगे? बायोगैस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए प्राकृतिक गैस भूमिगत स्रोतों से प्राप्त होती है, जबकि बायोगैस गोबर और जैविक कचरे से बनाई जाती है। प्राकृतिक गैस औद्योगिक उपयोग में अधिक प्रयोग होती है। प्राकृतिक गैस जो है सो औद्योगिक उपयोग में अधिक प्रयोग होती है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 44, जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है? तो जातिवाद में जो है सो जातिवाद से सामाजिक एकता टूटती है। जातिवाद से जाति में भेदभाव जब बढ़ता है तो जाति से एकता टूटती है और राष्ट्रीय विकास बाधित होता है। इससे समाज में तनाव और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 45, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण लिखें। तो प्राथमिक में क्या आता है दोस्तों? कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब किस में आता है? तो कृषि क्षेत्र में। तो राइट आंसर, तो इसका प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और मत्स्य पालन। अगला पॉइंट है 2 में द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण हो गया कपड़ा उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग हो गया, ठीक है दोस्तों, फैक्ट्रियाँ हो गया। तृतीयक उद्योग में जिससे सेवा प्रदान किया जाता है, जैसे कि शिक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 46, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं लिखें। तो लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या है दोस्तों? लोकतांत्रिक सरकार जो है सो जनता द्वारा चुनी जाती है। जनता द्वारा चुने गए सरकार को जो सो लोकतांत्रिक सरकार बोलेंगे। इसमें जो सो समान अधिकार सभी को दिया जाता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोगों की स्वतंत्रता होती है, कानून का शासन और नियमित चुनाव होते हैं। अगला सेक्शन आता है खंड घ सेक्शन डी, जो कि 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पे 6 प्रश्न आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और प्रश्नों जो सो 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हम सभी जो सो कंप्लीट प्रश्नों को वीडियो में देखेंगे। देखिए 47 में पूछा गया जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप वर्णन करें। संक्षेप में जो सो वर्णन करना है जर्मनी के एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। उस समय जर्मनी में जो सो कई छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। जर्मनी जो सो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था। प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था। प्रसा के महत्वपूर्ण ओटोवान बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में जो सो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने अपनाई, अर्थात युद्ध और शक्ति के बल पर एकीकरण किया। उन्होंने 3 प्रमुख युद्ध लड़े। उसने जो सो बिस्मार्क ने 3 प्रमुख युद्ध लड़े। पहला युद्ध डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध जो कि 1864 में लड़ा गया। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध जो कि 1866 में लड़ा गया। फ्रांस के विरुद्ध युद्ध तो 1870 से 71 में लड़ा गया था दोस्तों। फ्रांस की पराजय के बाद जो सो 1871 में जो सो वर्साई के राजमहल में जर्मन साम्राज्य की स्थापना की गई। वर्साई में जो सो जर्मन साम्राज्य की स्थापना की गई। कब? 1871 में वर्साई में, ठीक है दोस्तों, स्थापना की गई। प्रसा के राज विल्हेम प्रथम की जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा।
अगला आता है क्वेश्चन नंबर 48, यह सहयोग आंदोलन असफल क्यों हो गया? तो असहयोग आंदोलन जो सो 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार जो शासन चलाती है उनका जो सो शांतिपूर्वक जो सो विरोध करना। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करना था, लेकिन यह आंदोलन कई कारणों से असफल हो गया। जैसे कि देखें तो सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो चोरी चोरा कांड था दोस्तों। चोरी चोरा की घटना 1922 में थी, जिसमें आंदोलन के दौरान हिंसा हो गई और पुलिस थाने में आग लगा दी गई। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। इसके अलावा कई लोग आंदोलन की भावना को ठीक से नहीं समझ पाए और कुछ स्थानों पर हिंसा फैल गई। किसानों और मजदूरों की समस्या का समाधान भी तुरंत नहीं हो पाया। इन सभी कारणों से असहयोग आंदोलन को जो सो रोकना पड़ा था, इसलिए असहयोग आंदोलन असफल हुआ था। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 49, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पूरे विश्व में कैसे पड़ा? उदाहरण सहित जो सो समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में लड़ा गया था। 1914 से 1918 के बीच जो सो प्रथम विश्व युद्ध चला था। मुख्य रूप से यह जो सो यूरोप में लड़ा गया था, लेकिन इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। इसका प्रभाव जो सो पूरे विश्व पर पड़ा। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और कई देश आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। यूरोप की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई और कई साम्राज्य टूट गए, जैसे ऑस्ट्रिया हंगेरियन और ओटोमन साम्राज्य। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो गए। भारत में भी इस युद्ध का प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के लिए भारत से धन और सैनिकों की मदद ली, जिससे भारतीयों में असंतोष बढ़ा। ठीक है दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अधिक मजबूत हुआ। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 50, भारत में राष्ट्रवाद के नुकसान में मुद्रण संस्कृति ने क्या भूमिका निभाई? तो मुद्रण संस्कृति ने जो सो क्या भूमिका निभाई? तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में अत्यंत जो सो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छापे खाने के माध्यम से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और पर्चे प्रकाशित होने लगी। इन प्रकाशनों ने लोगों तक राष्ट्रीय विचार, स्वतंत्रता की भावना और ब्रिटिश शासन की आलोचना पहुंचाई। जैसे केसरी, अमर उजाला, अंग इंडिया आदि पत्रों ने जनता को जागरूक किया। मुद्रण संस्कृति के कारण लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए और राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हुई। इसने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में जो सो सहायता की। और अगर आप सभी इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, आंसर शीट का पीडीएफ जो सो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से आसानी से जुड़ सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया, भारत में रबी और खरीफ फसल में जो सो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भारत में जो सो कृषि को मुख्य रूप से दो फसलों में जो सो बांटा गया। कृषि को मुख्य रूप से रबी और खरीफ फसलों में बांटा गया। रबी फसलें जो सो सर्दियों में बोई जाती है और वर्षा ऋतु में काटी जाती है। इन्हें कम वर्षा की आवश्यकता होती है, जैसे कि हो गया गेहूँ, चना, सरसों। खरीफ फसलें मानसून की शुरुआत में बोई जाती है, जो कि शरद ऋतु में काटी जाती है और इन्हें जो सो वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए हो गया धान, मक्का, कपास। इस प्रकार दोनों फसलें मौसम, वर्षा और उत्पादन के आधार पर जो सो अलग अलग होती है। अगला प्रश्न आता है जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? व्याख्या कीजिए। तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्योंकि यह वर्षा के अधिकांश समय सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है। सूर्य का प्रकाश जो सो उपलब्ध रहता है। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय, स्वच्छ और प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत है। सरकार भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन। इससे बिजली की कमी दूर होगी। अगर सौर ऊर्जा से आप सब जानते हैं कि बिजली उत्पन्न किया जाता है दोस्तों सौर प्लेट के माध्यम से, और इससे जो सो बिजली की कमी को दूर किया जा सकता है। और पर्यावरण संरक्षण में जो सो मदद मिलेगी, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। पर्यावरण में जो सो कोई प्रकार की प्रदूषित नहीं होगा पर्यावरण को सौर ऊर्जा से। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से बिजली पहुँचाना आसान हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के माध्यम से जो सो बिजली पहुँचाना आसान हो जाएगा। भविष्य में यह ऊर्जा भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा जैक बोर्ड क्लास 10th का
सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर कंप्लीट होता है सेट 1। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और आप सभी उसे देखकर एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।